ठीक है, देखो आप फिर से सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम वोकैबुलरी में क्या लेके आए आपके लिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस। सभी लोग पेन कॉपी निकाल लेंगे और एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि इडियम एंड फ्रेजेस ऐसी वोकैबुलरी है जिसको बच्चे रटने की गलती करते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। ये क्या है, कहावतें व लोकोक्तियां होती हैं या मुहावरे आप इनको कह सकते हैं। जैसे हिंदी में बोलते नहीं है, नाचन जाने आंगन टेढ़ा, ऊंट के मुंह में जीरा, है ना, अंगूर मिले नहीं तो खट्टे हैं। इस तरह से कहावतें कही जाती है ना। कई गांव में ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही ऐसी होती हैं कि बस गांव के लोग समझ पाते हैं। इंग्लिश में इडियम फ्रेजेस बोलते हैं उनको, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कहावतें या मुहावरे या लोकोक्तियां, ऐसे कहा जाता है। इनको बच्चे गलती करते हैं रटने की। अब रटोगे तो देखो, इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक वर्ड वाले नहीं होते हैं, मल्टीपल वर्ड्स आते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं, तब जाके बनता है वो इडियम या फ्रेज। ठीक है, अब इतने सारे लंबी लंबी लाइंस को आप कैसे याद करोगे, नहीं तो फिर अगर आपको इसको करना है ये, तो आसान तरीका क्या रहेगा, आसान तरीका रहेगा इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना, इसको कॉम्प्रीहेंड जो है करना। ठीक है, तो हम जो है इस वोकैबुलरी को क्या करेंगे, रटेंगे नहीं, क्या करेंगे, समझ के चलेंगे। जो चीज नहीं समझ आए मुझे पूछिएगा, बस पेन कॉपी निकाल लो, छोटी छोटी चीजें जो भी आपको लगे काम किए वो नोट करते जाना। ठीक है, मैं ओरिजिन भी बताऊंगा, मैं दो दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या है, विद मल्टीपल सेंटेंस एग्जाम्पल्स भी दूंगा सेंटेंसेस के। ठीक है, जिसमें वो इडियम या वो जो फ्रेज होगा उसको इस्तेमाल करके मैं बताऊंगा कि आप डेली लाइफ में या सेंटेंसेस में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है जैसे थ्रो द बैक डोर। अभी इसको हम समझेंगे नहीं, हिंदी नहीं पढ़नी है आपको, हिंदी नहीं पढ़नी है, ये बाद में पढ़नी है, ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए बस दी है। इंग्लिश ही आएगा आपका एग्जाम में हिंदी नहीं आने वाला है। अब सुनो, एक चीज पहले समझ लो। जैसे देखिए जरा यहाँ पे ये थ्रू द बैक डोर का देखो, एक तो मैंने ये तरीका बताया है, एक ये तरीका बताया है। ठीक है ना। अब आपका एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, या तो दे देंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, है ना, तो ये दे देंगे, और फिर ऑप्शन में इनमें से एक दे देंगे, तीन और दे देंगे। ठीक है, या तरीका क्या हो सकता है, जैसे मान लो इस सेंटेंस में दे दिया, ये सेंटेंस दे दिया और यहाँ पे देखो थ्रो द बैक डोर दे दिया, और इसको अंडरलाइन कर देंगे, या फिर इसको क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मतलब अंडरलाइन फ्रेज या इडियम। इस तरह से आपको पूछा जाएगा, और फिर चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक बताना होगा कि ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अब एक चीज और सुनो, मान लो मैंने इसके दो मीनिंग दिए हैं, अब मान लो आपने ये रटा या ये रटा, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि इन दोनों में से एग्जैक्ट सेम वर्ड्स आएंगे, शब्द चेंज भी हो सकते हैं। अब आप रटोगे तो वहां फंस जाओगे कि हमने याद किया था कुछ और इन ऑप्शन में तो कुछ भी नहीं है, गलत ऑप्शन है, क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो वही नाच न जाने आंगन टेढ़ा टाइप हो गया, है ना, कि मतलब खुद पता नहीं कैसे क्या होता है, क्वेश्चन को गलत बता रहे हैं, है ना, तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे पार पाओगे, ऐसी स्थिति में आपको बस पता करना है कि इस इडियम का, इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, फिर दुनिया के कोई भी शब्द आ जाए आप उसको आराम से करके चले आओ। ठीक है, अब कुछ किताबों में क्या है, मान लो बस इतना ही दे देंगे, या कुछ किताबों में दे देंगे हिडन एक्शंस, या कुछ किताबों में दे देंगे सीक्रेट एक्शंस या सीक्रेट वे, है ना, या कुछ में दे देंगे टू डू समथिंग सीक्रेटली या टू डू समथिंग अनऑफिशियली, इस तरह से दे देंगे, मतलब शब्द बदल सकते हैं। कुल मिला के आपको क्या करना है, आपको इसका अर्थ समझना कि इसका अर्थ क्या है, फिर आप फंसोगे नहीं। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसको अच्छे से हम समझेंगे, और सभी लोग जो भी है एक एक चीज नोट करना, बिल्कुल एंड तक बड़े ध्यान से आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना, और जो बच्चे इस वीडियो को ऑनलाइन देखेंगे वो भी बच्चे एंड तक देखना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलने वाली है। रिसेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये जो आपके हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें आए हुए हैं, ऐसा एक भी इसमें से वो नहीं मिलेगा इडियम कि जो आपका फालतू होगा, सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम अपने दैनिक जीवन से भी कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की। ठीक है ना, इसको थ्रो द बैक डोर, थ्रो का मतलब क्या होता है वैसे, से होकर, क्या होता है थ्रो का मतलब, से होकर, बैक यानी पीछे, डोर यानी दरवाजा, यानी पीछे के दरवाजे से होना। तो एक चीज समझो जरा, पीछे के दरवाजे से निकलते हैं तो हम कब निकलते हैं, जब हम कोई उल्टा सीधा हरकत करते हैं, गलत काम करते हैं, तभी तो निकलते हैं, तभी तो ऐसा होता है। बस ऐसा ही कुछ इसका मीनिंग है।
तूने किया जो बढ़िया किया, अब चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल जा पिछवाड़े से। ओके, है ना, पुलिस आ गई, पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ, ऐसा बोलते थे। बस ऐसा ही कुछ इसका क्या है, मीनिंग है। पहला तरीका देखते हैं, टू डू समथिंग सीक्रेटली, कुछ करना लेकिन कैसे, गुप्त रूप से करना, गुप्त रूप से कोई चीज करना, या इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली घुमा फिरा के करना, ठीक है। और इन एन अनऑफिशियल वे, या अन आधिकारिक रूप से करना, मतलब जो आधिकारिक ना हो, मतलब लीगल ना हो, मतलब जो सही ना हो, उस ढंग से करना। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर थ्रू द बैक डोर, यू आर गोइंग थ्रू द बैक डोर, ठीक है ना। दूसरा तरीका, हिडन और अनऑफिशियल एक्शन, कोई गुप्त, छिपा हुआ या अनाधिकार, मतलब क्या बोले इसको हिंदी में, मतलब अनाधिकारिक कार्य, कोई मतलब जो लीगल ना हो, है ना, हाँ, जो ऑफिशियल कार्य ना हो, ऐसा करना, मतलब कोई गलत काम करना, उल्टा काम करना, कोई हरकत ऐसी करना जो सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, यू आर गोइंग द थ्रू द बैक डोर, ठीक है। हिंदी में देखो जरा, किसी काम को चुपचाप घुमा फिरा कर या अनौपचारिक या गलत तरीके से करना, ताकि नियमों या लोगों की नजर से बचा जा सके। आप पीछे के दरवाजे से इसलिए तो जाते हो कि आप नजर में ना आओ, पकड़े ना जाओ, है ना, तभी तो ऐसा करते हो, ठीक है। तो बस यही चीज इसमें बताई जा रही है। एग्जाम्पल से देख लेते और अच्छे से समझ में आ जाएगा। He got the job through the back door, उसको नौकरी मिली लेकिन थ्रू द बैक डोर, मतलब पीछे के दरवाजे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आगे के दरवाजे से आ गया तो नहीं, तेरे को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, पीछे के दरवाजे से आ गया तो कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये बैठ रहा है कि उसने गलत तरीके से नौकरी पाई, जुगाड़ वुगाड़ लगवा ली, है ना, या कोई क्या बोलते हैं उसको, सेटिंग करवा ली, या फिर क्या बोलते हैं उसको, रिकमेंडेशन वगैरह से नौकरी पा ली, मतलब काबिल नहीं था लेकिन नौकरी पा ली। तो उसने कैसे पाई, ही गॉट द जॉब थ्रू द बैक डोर। अब आ गया समझ में, पक्की बात है। बढ़ा जाए आगे, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। शी सॉल्व्ड द प्रॉब्लम थ्रू द बैक डोर इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट डायरेक्टली, उसने जो परेशानी आई थी, जो प्रॉब्लम आई थी, उसको उसका सामना करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, उसका सामना करने के बाद, सीधे सामना करने के बजाय उसने जो प्रॉब्लम थी ना, उसको ना इनडायरेक्टली सॉल्व किया। इनडायरेक्टली सॉल्व किया मतलब डायरेक्ट नहीं किया, उसने इनडायरेक्टली सॉल्व किया। मीनिंग क्या है कि इसका इनडायरेक्टली किया, ठीक है, मतलब सीधे तौर पे ना करके, घुमा फिरा करके, या मतलब जुगाड़ वुगाड़ लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस सेंस में भी आ सकता है, थ्रू द बैक डोर, थ्रू द बैक डोर। अब तो नहीं भूलोगे, अगला और देख लेते हैं एक और, ठीक है ना। चलो, सम कंपनीज अलाउ प्रमोशंस थ्रू द बैक डोर, कुछ कंपनीज में नियम ऐसे होते हैं, जो प्रमोशंस होते हैं ना, वो सीधे सीधे ना करके, वो मतलब अपने हिसाब से, जो होता है प्रमोशन के काबिल उसको ना दे करके, जो नहीं होता है, जो अपना होता है, या जुगाड़ उगाड़ कोई लगा लेता है, या कोई भारी आदमी होता है, या कुछ ऐसा होता है, कुछ उससे मिल जाता है, तो ऐसे प्रमोशन कर देते हैं। तो वो क्या कैसे करते हैं, दे प्रमोट देम थ्रू द बैक डोर, ठीक है। मतलब जो चीज होनी चाहिए उस हिसाब से ना हो, गलत तरीके से की जा रही है, दूसरे रास्ते से करी जा रही है, कहते हैं पतले रास्ते से निकल जा, है ना, पीछे के दरवाजे से निकल जा। तो मतलब गलत काम कोई कर रहे हैं, जो होना है इस हिसाब से चाहिए और हो ऐसे रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, दैट इज हैपनिंग थ्रू द बैक डोर। समझ में आ गया, बढ़ा जाए, चलो बढ़ते हैं। अगला देखिए जरा, ऑफ टू माइंड्स। ऑफ टू माइंड्स, कई बार क्या होता है, कोई जैसे मान लो आपको निर्णय लेना हो, या कोई आपको काम करना हो, या कहीं जाना हो, या कोई भी हो, XYZ कुछ भी हो सकता है। यार मेरा एक तो मन कर रहा है कि जल्दी सुबह 1 जनवरी आने वाली, कल की 1 तारीख है, एक तो मन कर रहा है सुबह जल्दी नहा के और बढ़िया से मंदिर जाऊं, ये करूं, पूजा करूं, पढ़ाई शुरू करूं, ये करूं, वो करूं। और दूसरा मन कर रहा है यार, चलो यार कहीं वैसे चलते हैं। मैं करूं तो करूं क्या। तो आपके कितने दिमाग आ रहे हैं, 2 दिमाग आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 2 दिमाग आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ इसका अर्थ है, ठीक है। चलो, अनेबल टू डिसाइड बिटवीन 2 ऑप्शंस, यानी 2 जब विकल्प मिल जाते हैं
और उनमें से डिसाइड करने में आप अक्षम हो, मतलब आप नहीं कर पा रहे हो कि ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं, तो वो कैसी स्थिति है? ऑफ टू माइंड्स। कैसी स्थिति होगी वो? ऑफ टू माइंड्स। समझ में आ गया? दूसरा तरीका देख लेते हैं, फीलिंग कन्फ्लिक्टेड और अनडिसाइडेड, यानी एक संघर्ष सा चल रहा हो दिमाग में, यार ये करूं कि वो करूं, ये यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं, ये खाऊं कि वो खाऊं, यार पार्टी है, ये पहनूं कि ये पहनूं, इसमें मेरा ऐसा लुक लगेगा, इसमें मेरा ये लुक लगेगा, इसके लिए मुझे ये जूते चाहिए, इसके लिए मुझे ये जूते चाहिए, क्या करूं? तो आपके अंदर क्या, आपको कैसी स्थिति होगी आपकी? ऑफ टू माइंड्स। ठीक है, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप किस कंडीशन में? ऑफ टू माइंड्स वाली। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं जरा। आई एम ऑफ टू माइंड्स अबाउट चेंजिंग माई ट्रिप। यार मैंने जो ट्रिप का प्लान किया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कैंसिल करूं या जाऊं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कैंसिल कर दिया, आगे पता नहीं बुकिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं ये स्नोफॉल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तो मैं किस सिचुएशन में हूं? आई एम ऑफ टू माइंड्स। समझ में आ गया? ये है। दूसरा एग्जांपल देखो, शी वॉज ऑफ टू माइंड्स वेदर टू अटेंड द पार्टी और स्टे होम। वो क्या, कंफ्यूज थी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कंफ्यूज होना, मतलब दुविधा में होना, यार करूं तो करूं क्या। वो कंफ्यूज थी कि पार्टी को अटेंड करूं या ना करूं। करूं तो मेरे पे कोई नए वाले कपड़े नहीं है, मैं पहन के जाती रहती हूँ, वो सहेली ये गई है तू इन्हीं कपड़ों को पहन के आ जाती है बार बार, और क्या करूं समझ नहीं आ रहा, जाऊं या ना जाऊं, ना जाऊं तो मुंह फूलेगा, ऐसा होता है ना। तो वो किसमें है, किसमें थी? सी वॉज ऑफ टू माइंड्स। आ गया समझ में? यार आई एम ऑफ टू माइंड्स कि मुझे ये कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या वो कोचिंग, यहाँ का मास्टर बढ़िया है, वहाँ की कोचिंग बढ़िया है, वहाँ का ये बढ़िया है, यहाँ का ये बढ़िया है, मैं क्या करूँ? आई एम ऑफ टू माइंड्स। ऐसा कभी कभी होता है ना, आपके साथ में भी होता है ना? तो ऐसे कह सकते हो, ही इज ऑफ टू माइंड्स अबाउट बाइंग अ बाइक और कार। यार समझ नहीं आ रहा कि मैं कार खरीदूं या बाइक खरीदूं, यार मैं कंफ्यूज हूं, मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं कि मैं कार खरीदूं या बाइक खरीदूं, है ना। तो ही इज ऑफ टू माइंड्स, वो दुविधा में है कि कार खरीदे या बाइक। अब समझ में आ गया? पक्का? बढ़े आगे चलो। तो एक तो हमने कौन सा कर लिया? ऑफ टू माइंड्स। एक कौन सा कर लिया? थ्रो द बैक टू। ठीक है, चलो अगला, गो राउंड इन सर्कल्स। गो राउंड इन सर्कल्स। चलो पहले इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूं, ठीक है। देखो ये हमने बनाया सर्कल, ठीक है, ये हमने बना दिया, सर्कल बना दिया, एग्जैक्ट समझो आप, है ना। अब आप मान लो ऐसे ही ऐसे घूमते रहोगे, ऐसे ही ऐसे घूमते रहोगे, कहां पहुंचोगे? कहां पहुंचोगे? कहीं पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे ना। अब ऐसे ही ऐसे आप काम करते रहोगे, कहां पहुंचोगे? कहीं नहीं। तो क्या रिजल्ट निकलेगा? कुछ नहीं। क्या रिजल्ट निकलेगा? कुछ नहीं। बस यही है इसका अर्थ, ठीक है। ये है, देखो, टू कीप डिस्कसिंग और डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन विदाउट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की, है ना, या तरक्की करना, ये नाउन और वर्ब दोनों होता है। तो टू कीप डिस्कसिंग यानी डिस्कस करते रहना, डिस्कस मतलब बातचीत करते रहना किसी मुद्दे को लेकर के, और डूइंग समथिंग या कुछ करते रहना। कीप के बाद में वर्ब जो आती है उसमें आईएनजी लगाते हैं, और उसका मतलब होता है ते रहना, मतलब कोई काम करते रहना। कीप स्टडिंग पढ़ते रहना, कीप डूइंग करते रहना, कीप रनिंग दौड़ते रहना, कीप टीचिंग पढ़ाते रहना। ठीक है, लिख लेना जिसको नहीं समझ पाया, है ना। तो डिस्कस करते रहना या कुछ करते रहना बार बार, अगेन एंड अगेन का मतलब क्या होता है? बार बार, रिपीटेडली, है ना, बार बार करना, बिना
कोई तरक्की किए हुए, यानी कोई तरक्की नहीं हो रही, वो बस ऐसे ही घूम रहा है, वो बस ऐसे ही घूम रहा है, ही इज गोइंग राउंड इन सर्कल, ही इज गोइंग राउंड इन सर्कल। समझ रहे, मतलब कोई तरक्की नहीं हो रही, ऐसे ही बस गोल गोल घूम रहा है, कुछ नहीं, आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? और यू विल कीप गोइंग इन कीप गोइंग राउंड इन सर्कल्स, या ऐसे करते रहोगे। समझ रहे हो ना? बस यही, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका, मेक नो प्रोग्रेस, यानी कोई भी तरक्की नहीं करना, यानी ऐसे गोल गोल घूमते रहो, बस तुम तो बस ऐसे ही घूमते रहो, ठीक है ना, तुम तो बस ऐसे ही घूमते रहो। डोंट गो राउंड इन सर्कल्स इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो ऐसे गोल गोल घूमना बंद करो, ठीक है। यानी कीप रिपीटिंग द सेम थिंग्स, एक ही चीज को बार बार कहता रहता है यार, कुछ आगे भी बोलोगे एक ही चीज को कहते रहोगे, मम्मी पैसे दे दे, पापा पैसे दे दे, इसके अलावा और भी कुछ आता है कि मैं कमाने जा रहा हूँ ये वो है, या ऐसे ही करते रहोगे, है ना, ऐसे, ठीक है ना। अरे मेरे को बस यही नहीं आता, APPLE एप्पल माने सेब, APPLE एप्पल माने सेब, APPLE एप्पल माने सेब, तो यू आर गोइंग राउंड इन सर्कल्स, आगे भी बढ़ोगे कि नहीं, बी पे पहुंचोगे कि नहीं, ए पे ही अटके रहोगे, ठीक है ना, है ना, समझ में आ गया। चलो देखो जरा एग्जांपल्स, वी आर जस्ट गोइंग राउंड इन सर्कल्स इन दिस मीटिंग, यार मीटिंग को घंटों हो गए, एक टॉपिक से लेके दूसरे पे जाती है, अब दूसरे से पहले पे, पहले से दूसरे पे, यार आगे भी बढ़ोगे, कोई तरक्की करोगे कि नहीं, कुछ आगे भी बढ़ोगे कि यहीं घूमते रहोगे। हाँ, वी आर जस्ट गोइंग राउंड इन सर्कल्स इन दिस मीटिंग, मीटिंग में बस वही वही कहानी, बस वही बार बार वही बात आ जाती है, बार बार वही बात आ जाती है, ठीक है, ये है। अगला, ही केप्ट स्टडिंग विदाउट अ प्लान, वो पढ़ता रहा, कीप का सेकंड फॉर्म हो गया लेकिन वर्ब में ING आई, वो पढ़ता ही रहा बिना किसी योजना के, एंड वेंट अराउंड इन सर्कल्स, और उसकी कोई तरक्की नहीं, कोई प्लान ही नहीं था, बस पढ़ रहा है, कोई प्लान ही नहीं था, ये करना वो करना, तो क्या कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, पढ़ते रहो बेटा, कुछ नहीं मिलेगा, एक टारगेट बना के चलना पड़ेगा ना, तभी तो जाके कुछ मिलेगा ना, ठीक है। चलो अगला, इफ यू डोंट टेक अ डिसीजन, अगर हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, अगर हम कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो विल कीप गोइंग राउंड इन सर्कल्स, तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई तरक्की नहीं होगी। आ गया समझ में? पक्का? गो राउंड इन सर्कल्स मतलब बार बार एक ही काम को करते रहना, जिसका कोई तरक्की जिसकी ना हो, कोई फायदा ना हो, कोई निष्कर्ष ना निकले, ठीक है। बढ़े आगे, चलो अगला देखते हैं, पे अ फ्लाइंग विजिट। चलो ऐसे सुन, यार वो भागता भागता सा आता है, भागता भागता सा जाता है, उड़ता उड़ता सा आता है, उड़ता उड़ता सा जाता है, मतलब जल्दी जल्दी में आना, नेक देने के लिए रुका, चलो ऐसे, ठीक है। जैसे बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे, पूरा पूरा दिन, स्कूल की छुट्टी हो जाती थी 2-2.5 महीने की, तो भाई साहब घर सिर्फ या तो रात को हारे थके सोने आते थे, या फिर सुबह वो दिन में बहुत ही कम, जब बहुत ज्यादा चूहे खरगोश बन जाते थे पेट में, जब दौड़ा भागा नहीं जाता था, तो भागे भागे आते थे और भागे भागे जाते थे, रोटी जल्दी जैसी मिली बस खाई और चले गए, है ना। तो वी यूज टू पे अ फ्लाइंग विजिट एट दैट टाइम, उस समय हम क्या करते थे, भागे भागे जल्दी जल्दी से जाते थे, नेक देर रुकते थे और चले आते थे, यही इसका अर्थ है, ठीक है। अब फास्ट एक तेज जल्दीबाजी वाला, और शॉर्ट विजिट, शॉर्ट यानी छोटी कम विजिट, जहां मतलब यात्रा कह सकते हो, जल्दी जल्दी में थोड़ी देर के लिए आते हैं तो उसको हम बोलते हैं पे अ फ्लाइंग विजिट, ठीक है ना। जैसे नेता लोग हैं, एक एक दिन में कई सारे उनके प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और भी हैं, तो कई जगह स्टेजेस होती हैं, आए माला वाला बनिए, हाँ ठीक है चलो चलो अगला प्रोग्राम चल दिए, है ना। तो दे पे अ फ्लाइंग विजिट, ठीक है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं, द मिनिस्टर पेड अ फ्लाइंग विजिट टू द हॉस्पिटल, जो मंत्री था वो जल्दी जल्दी में और थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल आया, ठीक है ना,
कम समय बिताया, जल्दी जल्दी में जल्दबाजी बता, चलो चलो अगला प्रोग्राम है, चलो चलो अगला प्रोग्राम है, ठीक है ना, ऐसे करते हैं, ठीक है। अगला देखो जरा, सी पेड अ फ्लाइंग विजिट टू द मार्केट बिफोर ऑफिस। ऑफिस से पहले वो मार्केट में जल्दी जल्दी गई थोड़ी सी देर के लिए और आ गई, क्योंकि भाई ऑफिस के लिए लेट हो जाती, तो अरे यार जल्दी करो, बॉस डांटेंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला, सी पेड अ फ्लाइंग विजिट, अच्छा ये तो हो गया। वी विल पे अ फ्लाइंग विजिट ड्यूरिंग अवर ट्रिप। ट्रिप के दौरान हम जल्दी जल्दी से जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे, वरना ट्रिप खराब हो जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ गया, पक्की बात है। तो पे अ फ्लाइंग विजिट का मतलब बताओ क्या होता है, जल्दी जल्दी में कहीं जाना और थोड़ी सी देर के लिए जाना, ठीक है। चलो बढ़े आगे। अगला देखो, अब कौन सा है, कम अप विद। कम अप विद, कम अप विद यानी आना, लेकिन कोई चीज लेकर के आना, कोई चीज बना के ले आना, कोई चीज उत्पन्न करके लाना, कोई चीज लेके आना, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं, ही हैज कम अप विद एन एक्सीलेंट आइडिया, यानी वो एक बहुत बढ़िया आइडिया लेकर के आया, बना करके आया है, लेकर के आया, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। यानी क्या मतलब होगा, टू थिंक ऑफ यानी किसी चीज के बारे में सोचना, और सजेस्ट एन आइडिया या फिर कोई विचार का सुझाव देना, या किसी प्लान का सुझाव देना, या किसी उत्तर का सुझाव देना, या किसी सॉल्यूशन का सुझाव देना, या कोई सॉल्यूशन या उत्तर या प्लान या आइडिया लेकर के आना, ठीक है। दूसरा, राइजिंग अप इन द माइंड, कोई चीज दिमाग में उठना। व्हाट्स राइजिंग इन योर माइंड, क्या आ रहा है तुम्हारे माइंड में, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या कुछ तो लेके आए हो तुम दिमाग में, ऐसे बोलते नहीं है, इसको बोलते हैं थिंक ऑफ, यानी किसी के बारे में सोचना। प्रोड्यूस, अब जब आपने कोई आइडिया लेके आए हो तो वो आपका खुद का आइडिया था, वो आइडिया आपने बनाया था, और बनाना मतलब प्रोड्यूस, ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया। यानी किसी विचार, योजना, हल या सुझाव को सोचना या पेश करना या लेकर के आना, लाना। शी केम अप विद अ ब्रिलियंट आइडिया, वो एक बहुत अच्छा, मेधावी, एक बहुत बढ़िया आइडिया, विचार लेकर के आई, यानी उसने एक बहुत बढ़िया विचार बनाया, प्रोड्यूस किया, ठीक है। कैन यू कम अप विद अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, क्या आप इस प्रॉब्लम का, इस दिक्कत का सॉल्यूशन बता सकते हो, यानी क्या आप इस दिक्कत का सॉल्यूशन ला सकते हो या बना सकते हो, या ऐसे ही पड़े रहोगे। बोलते हैं ना, देखो यार ठीक है, बातें तो बहुत बनाते, पर इस दिक्कत का कोई सॉल्यूशन है, तुम्हारे पास है कोई सॉल्यूशन, ठीक है। हैव यू कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस दिक्कत, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। ही केम अप विद एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, वो लेट हो गया, अब उसने बनाया, यानी क्या किया, प्रोड्यूस किया, क्या किया, प्रोड्यूस किया, यानी वो उसने थिंक किया के बारे में, यानी वो ही केम अप विद, किसके, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना, एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, बहाना होता है, ठीक है। तो वो एक बहाना लेकर के आया, यानी उसने बहाना बनाया कि मैं फलाने, अरे अरे सर क्या बताऊं, एक ना बेचारा एक बुढ़िया को चोट लग गई और इतना खून बह रहा था, रोड पे पड़ी थी, अब सर आप बताओ मैं 10 मिनट 20 मिनट लेट हो जाऊं पर किसी की जान बच जाए, वो कैसी रहेगी। हालांकि ना कोई बुढ़िया थी ना कोई एक्सीडेंट हुआ था, क्या था, वो सिर्फ एक्सक्यूज यानी बहाना था। तो वो उसने क्या किया, प्रोड्यूस किया, उसने उसके बारे में क्या किया, सोचा, वो उसके दिमाग में क्या आया, उठा, यानी केम अप विद एन एक्सक्यूज। आ गया समझ में, बढ़े आगे। चलो अगला देखते हैं। द टीम केम अप विद अ न्यू प्लान, जो टीम थी वो नई योजना के साथ आई, यानी उन्होंने नई योजना बनाई, यानी वो नई योजना लेकर के आई, ठीक है। आगे समझ में, बढ़े आगे। चलो लास्ट, आज का लास्ट, फिर करेंगे हम नरेशन, ठीक है। टू फुट द बिल, इसका ओरिजिन कहां से हुआ मैं बताता हूं। जैसे मान लो ये पेज होता है ना, और इस पे आप होटल में किसी में खाना खाने गए हो, या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में गए हो, या कहीं पे भी गए हो, या मान लो कोई शॉपिंग करने गए हो,
कुछ खरीदारी करने गए हो, तो आइटम नंबर 1 इतने रुपए, आइटम नंबर 2 इतने रुपए, 3 इतने रुपए, आइटम नंबर 15 इतने रुपए, टोटल इतने रुपए। यानी जो टोटल होता है वो कहां लिखा जाता है? लास्ट में इसको बोला क्या जाता है? बॉटम। और जब अगर आपने कंप्यूटर थोड़ा सा पढ़ा हो, वर्ड फाइल देखा होगा, तो एक तो होता है हेडर, एक होता है फुटर। हेडर होता है ये वाला पार्ट, फुटर होता है ये वाला पार्ट। तो फुटर से आया है आपका ये फुट, ठीक है ना। टू फुट द बिल मतलब आइटम नंबर 1 ये, आइटम नंबर 2 इतने रुपए, 3 इतने रुपए, लास्ट वाले का इतने रुपए, टोटल ये। तो टोटल फुटर में लिखा होगा ना, यानी नीचे लिखा होगा ना, तो इसलिए टू फुट द बिल का मतलब ये हुआ पहले का नहीं पे करना है, दूसरे का नहीं करना, तीसरे का नहीं करना, टोटल का पे करना है। मतलब सारा का सारा बिल पे करने को बोलते हैं टू फुट द बिल। खासकर ये अपनी जगह किसी और ने खर्च किए हो और पैसे दे रहे हो हम, लेकिन इस्तेमाल कैसे भी कर लेते हैं इसको, पर खासकर ये ऐसे होता है। तो अब आपको पता चल गया कि इसका ओरिजिन कहां से है, मतलब ये आया कहां से, इसको इडियम बनाया कैसे, ठीक है ना। वो ऐसे ही बनाया कि टोटल एंड में लिखा जाता है, यानी फुटर बोलते हैं उसको, तो वहीं से आया फुट द बिल, यानी पूरा का पूरा बिल देना, यही इसका अर्थ है। अब देखते हैं, समझते हैं। बियर द कॉस्ट, बियर का मतलब होता है सहन करना, कॉस्ट यानी लागत, यानी जो भी खर्चा कौन सहन, इसको कौन झेलेगा? मैं झेलूंगा। झेलना मतलब बियर, ठीक है, झेलना मतलब बियर। इसी बियर का मतलब होता है जन्म देना, और इसी बियर का मतलब होता है भालू। और एक और बियर होती है जिसको टल्ली हो जाते हैं पी के, वो ये स्पेलिंग होती है, जिसको बीर बोलोगे आप, लेकिन बियर ही होती है ये, ठीक है। ये पीने वाली होती है लेकिन खराब होती है, इसे पी के लोग मर जाते हैं, पीना नहीं आप लोग, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, चलो, बुरी चीज है, मर जाते हैं ना इसे पी के। हाँ हाँ, ना मर, अच्छा तो पियोगे, आराम करो, पिट जाओगे नालायको। चलो When one person pays for everyone, जब एक व्यक्ति सारे के सारे लोगों का खर्चा पे कर दे दे तो उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है टू फुट द बिल, यानी टू पे द एंटायर कॉस्ट और एक्सपेंसेस ऑफन फॉर अदर्स, यानी पूरा का पूरा जो खर्चा होता है, जो लागत होती है या खर्चे होते हैं, खासकर दूसरों की वजह से दूसरों के ऊपर उड़ा दिए जाए, उसको पे करने को बोलते हैं टू फुट द बिल। समझ में आ गया? चलो बेटा, बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना, अभी थोड़ी देर में कॉल कर लेना, मैं क्लास ले रहा हूँ। ओके चलो अगला ये एग्जांपल देखते हैं। ही फुटेड द बिल फॉर द डिनर यस्टरडे, कल जो डिनर हुआ था सबने खूब पेट भर भर के खाया, क्योंकि सबको पता था चुकाएगा कौन, चुकाएगा कौन, पेट भर भर के खूब खाया। भैया थोड़ा सा सूप और ले आना। सूप से पहले भैया ठीक है खाना तो बढ़िया था, थोड़ा सा आइसक्रीम ले आना। भैया आइसक्रीम थोड़ी, एक एक गुलाब जामुन ले आना, क्योंकि बिल कौन देगा? वो। अरे भैया ठीक है, वो तो बढ़िया, एक मिठाई और बढ़िया सी खिला दो कोई। अच्छा ठीक है। अच्छा भैया सुनो, खा तो लिया, अब क्या है ना, अब इसको पचाना भी है, गरम गरम जरा सूप और दे दो एक जरा। कितने का है? 950। बस ले आओ, क्योंकि बिल कौन देगा, है ना। तो बेचारा कोई और करेगा ये काम, और खुद क्या कर रहा है, चटकारे ले रहे हैं खा खा के बढ़िया से, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? टू फुट द बिल। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है? हु हैव फुटेड द बिल, यू हैव फुटेड द बिल। कितने लोगों का? 5-6 लोग खा गए तुमसे, अरे अच्छा पीछे जो लोग खा जाते हैं चटकारे मारते हैं, फिर वो कहते हैं आज तो उसको टोपी पहना दी हमने, आज तो उसको काट दिया हमने, ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। जी है। अगला एग्जांपल देखते हैं। द कंपनी विल फुट द बिल फॉर द ट्रेनिंग,
जो ट्रेनिंग होगी आप लोगों की उसका खर्चा आपको नहीं देना है, उस सबका खर्चा कौन उठाएगा? कंपनी। द कंपनी विल फुट द बिल फॉर योर ट्रेनिंग। ठीक है। अगला, वाई शुड आई पुट द बिल एवरी टाइम? यार हर बार तुम मुझे ही टोपी पहना देती हो, मैं ही क्यों सारा बिल दूं? हाँ, खुद खा के चटकारे लगा के और भाग जाते हो। मैं नहीं, मैं मेरे पे नहीं है, मेरी जेब खाली हो जाती है। वाई शुड आई पुट द बिल ऑल द टाइम, एवरी टाइम? समझ गए? ऐसा होता है ना, यार तुम मेरे को, मैं नहीं दे रहा, मैं जा रहा हूँ, भैया इनसे ले लेना, भैया मुझे नहीं पता, इनसे ले लेना, इनसे ले लेना। ही विल पुट द बिल, ही विल पुट द बिल, सी विल पुट द बिल, सी विल पुट द बिल। वो सारा बिल देगी, वो सारा बिल देगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अगला, द गवर्नमेंट हैड टू पुट द बिल आफ्टर द डिजास्टर। बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया या बारिश बहुत ज्यादा हो गई, फसल खराब हो गई, जैसे भी पंजाब में हुआ और भी कई जगह। तो अगर जैसे डिजास्टर मतलब होता है अनर्थ हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा आपदा आ जाना, विपत्ति आ जाना, विनाश हो जाना चीजों का, उसको बोलते हैं। तो अगर कोई, जैसे सरकार है, सरकार को किसी का करना पड़ा, वो डिजास्टर का उसी का है कि सरकार को पूरा खर्चा झेलना पड़ा जो डिजास्टर हुआ, बाढ़ की वजह से या बारिश की वजह से या सूखा की वजह से, जिस भी वजह से हुआ, तो सरकार को उसका सारा का सारा खर्चा वहन करना पड़ा, झेलना पड़ा। यानी किसी खर्च का पूरा भुगतान या जो है किसी चीज का खर्च पूरा झेलने को बोलते हैं अक्सर, जो दूसरों की के लिए किया जाए, है ना, उसको बोला जाता है क्या? अगर तुमने किया है तो यू हैव पुटेड द बिल। आ गया समझ में? पक्का? ठीक है, तो ये तो रहा आपका वोकैबुलरी का क्लास, बाकी अब हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर। ठीक है ना? तो थैंक यू सभी को एंड जय हिंद। अच्छा, ऑनलाइन वाले जो बच्चे देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भाई, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू एंड एक बार फिर से जय हिंद।